बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम चैप्टर कर रहे हैं लीगल सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ पार्ट 2। तो 7 डिफरेंस है हमारा। रेमेडी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसका मीनिंग हम सुन लेते हैं। द मीन्स बाय विच अ राइट इज इन्फोर्स्ड और द वायलेशन ऑफ राइट्स इज प्रिवेंटेड, रिड्रेस्ड और कंपनसेटेड। मेरे तो सर पे से गुजर गया। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक मॉन्टेसरी की क्लास है। मॉन्टेसरी का बच्चा है 3, 3.5, 4 साल का। एक बच्चा उसको स्लैप कर देता है, तो वो बच्चा रोते हुए कहता है, मैं ना अपनी मम्मा को बताऊंगा, मैं ना मिस से कंप्लेन करूंगा, मैं ना तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। तो मेरी मम्मा, तुम्हारी मम्मा, मिस, ये वो 3 सोर्सेज हैं जिसमें वो नॉक करके फ्यूचर में अपने आप को पिटने से बचा सकता है। तो वो सोर्सेज जिसके जरिए हम अपने राइट्स हासिल कर सकें, हम अपने राइट्स कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए इन्फोर्स करवा सकें, जिसके जरिए हम अपने राइट्स की वायलेशन प्रिवेंट करवा सकें, तो आप बोलेंगे राइट्स की वायलेशन प्रिवेंट करवा सकें क्या मतलब? मसलन कंट्री साइड का सीन है, एक बंदा रोजाना अपने जानवर आपकी खेतों में लेकर आ जाता है, वो आपकी फसलें तबाह कर देते हैं, ये उसकी रेगुलर रूटीन है। तो आपके राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो आपकी जमीन में बगैर परमिशन के ट्रेसपासिंग कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस फाइल करते हैं ताकि वो आपके राइट्स की वायलेशन ना करे, आपकी जमीन में ट्रेसपासिंग ना करे। तो दोबारा सुनते हैं, रेमेडीज का उर्दू तर्जुमा, वो सोर्सेस, वो जराए जिसके जरिए हम अपने राइट्स हासिल कर सकें, जिसके जरिए हम अपने राइट्स इन्फोर्स करवा सकें, जिसके जरिए हम अपने राइट्स कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए इन्फोर्स करवा सकें, नाफिज करवा सकें, जिसके जरिए हम अपने राइट्स की वायलेशन प्रिवेंट करवा सकें, उन राइट्स को कहते हैं, उन सोर्सेस को कहते हैं रेमेडीज। तो सिविल लॉ में रेमेडीज होती है, क्रिमिनल लॉ में रेमेडीज नहीं होती। सिविल लॉ में रेमेडीज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। मसलन पहली रेमेडी है डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब है मॉनेटरी कंपनसेशन। अगर आखिर उसमें से एस निकाल दें तो ये हो जाएगा डैमेज। डैमेज का मतलब लॉस। तो डैमेजेस, मॉनेटरी कंपनसेशन। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ डैमेजेस की रेमेडी है, तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे लॉस हुआ है, तो डैमेजेस बोले तो मॉनेटरी कंपनसेशन। इंजंक्शन, इंजंक्शन को उर्फे आम में बोलते हैं स्टे ऑर्डर। आपका नेबर अपने घर की दीवार ऊंची कर रहा है, आप उसके खिलाफ केस फाइल करके स्टे ऑर्डर हासिल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। तो सिविल लॉ में रेमेडीज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल में देखेंगे। अब हम आते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में रेमेडीज नहीं होती, क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट होती है। मसलन डेथ सेंटेंस, सजाए मौत, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट कई तरह की होती है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी होती है जिसमें चक्की चलानी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। फाइन, पेनल्टी, जुर्माना जो कौमी खजाने में जाता है। डैमेजेस, मॉनेटरी कंपनसेशन, पार्टी की जेब में जाएगी, पेनल्टी, फाइन कौमी खजाने में जाएगा। अगले डिफरेंस पे आते हैं। अगला डिफरेंस है एडमिशन, कन्फेशन। एडमिशन को उर्दू में बोलते हैं इकरार, कन्फेशन को उर्दू में बोलते हैं इकबाल जुर्म। तो एडमिशन की पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एडमिशन की एग्जाम्पल लेते हैं। आपने गुड्स कंसाइन की है यूरोपियन कस्टमर को, उसने आपको प्राइस पे नहीं की, तो आप अनपेड सेलर हैं, आपने सूट फॉर प्राइस के लिए केस फाइल कर दिया। तो उसने जवाबी दावे में, काउंटर क्लेम में यह कहा, योर ऑनर मुझे जो गुड्स मिली हैं वो डैमेज शुदा है। कौन कह रहा है? वो यूरोपियन कस्टमर कह रहा है, मुझे जो गुड्स मिली है वो डैमेज शुदा है। तो आप कहते हैं यस योर ऑनर, वाइल पुटिंग द गुड्स ऑन बोर्ड द शिप, गुड्स शिप पर लोड करवाते वक्त डैमेज हो गई थी। यह कोई क्राइम नहीं है। हो सकता है जो क्रेन लिफ्टिंग मशीन को ऑपरेट कर रहा हो उसको जोर से छींक आ गई और लेवर आगे चला गया हो सकता है शिप के डेक पर, डीईसी के डेक, अरशे पर जो लेबर्स वर्कर्स खड़े हों, ड्रिजलिंग की वजह से, बूंदाबांदी की वजह से उनका पांव स्लिप हो गया हो और वो जो कार्टन उन्होंने रखना था वो धड़ाम से शिप के डेक से टकरा गया हो।
तो आपने क्या कहा, यस योर ऑनर, वाइल पुटिंग द गुड्स ऑन बोर्ड द शिप दे वर पार्टली डैमेज, हो जाता है, दे वर पार्टली डैमेज। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं बाय विच यू आर एक्सेप्टिंग सम काइंड ऑफ लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड एडमिशन। अब हम आते हैं कन्फेशन पे। क्रिमिनल केस है, एक्यूज मर्डर का एक्यूज है, वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, वॉलंटरीली दे रहा है, पुलिस की थर्ड डिग्री एक्सरसाइज किए बगैर। वो कह रहा है ये मर्डर मैंने किया है, ये रॉबरी मैंने की है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, यस योर ऑनर ये मर्डर मैंने किया है। इस स्टेटमेंट के जरिए ही इज एक्सेप्टिंग द कमीशन ऑफ क्राइम। तो एडमिशन भी एक स्टेटमेंट है, कन्फेशन भी एक स्टेटमेंट है। एडमिशन भी एक एक्सेप्टेंस है, कन्फेशन भी एक एक्सेप्टेंस है। एडमिशन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ सम काइंड ऑफ लायबिलिटी। चूंकि दोनों एक्सेप्टेंस की ग्रेविटी में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए एक एक्सेप्टेंस को हम कह रहे हैं एडमिशन और दूसरी एक्सेप्टेंस को हम कह रहे हैं कन्फेशन। अब इन दोनों में कनेक्शन भी है, वो कनेक्शन हम पढ़ते हैं। वो कनेक्शन क्या है, एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन बट एवरी एडमिशन इज नॉट अ कन्फेशन। उर्दू तर्जुमा करते हैं, हर इकबाल जुर्म इकरार है। एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन, हर इकबाल जुर्म इकरार है, लेकिन हर इकरार इकबाल जुर्म नहीं है। जब भी तो वो खेतों में गा गा के कह रहा होता है हां मुझको इकरार है तो उससे प्यार है। तो एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन बट एवरी एडमिशन इज नॉट अ कन्फेशन। अगले डिफरेंस पे आते हैं, वाई, मोटिव, इंटेंशन। देखें सिविल लॉ में कोर्ट ऑफ लॉ डूअर ऑफ एक्ट, DOER, डूअर ऑफ एक्ट, ACT एक्ट, अमल, हरकत, चुल, कीड़ा। सिविल लॉ में कोर्ट ऑफ लॉ डूअर ऑफ एक्ट का मोटिव, इंटेंशन नहीं देखेगी। मसलन बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बी के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ए को लॉस हुआ है। मसलन ठेकेदार ने डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन की है, तो कोर्ट ऑफ लॉ उसका मोटिव और इंटेंशन नहीं देखेगी। कोर्ट ऑफ लॉ से वाई का क्वेश्चन नहीं करेगी कि तुमने ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है। तो सिविल लॉ में वाई का क्वेश्चन नहीं होता, सिविल लॉ में डूअर ऑफ एक्ट का मोटिव और इंटेंशन नहीं देखा जाता। क्रिमिनल लॉ में वाई का क्वेश्चन होता है। क्रिमिनल लॉ में एक्यूज का, जिसके ऊपर चार्ज है, एक्विजिशन है, उसका मोटिव और इंटेंशन देखा जाता है, डूअर का मोटिव और इंटेंशन देखा जाता है कि इसने ये कत्ल क्यों किया, इसने ये रॉबरी क्यों की, इसने ये डाके क्यों डाला। आपने अक्सर ड्रामों में देखा होगा, वो SHO कहते हुए सुनाई दे रहा होता है, योर ऑनर आले कत्ल तो मिल गया है लेकिन वजह कत्ल समझ में नहीं आ रही, वजह कत्ल। तो क्रिमिनल लॉ में मोटिव इंटेंशन की अहमियत है। ये मोटिव और इंटेंशन ही मैग्नीट्यूड ऑफ पनिशमेंट को डिटरमिन करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पनिशमेंट क्या है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक लैटिन फ्रेज की मदद से बताता हूं। लैटिन फ्रेज है मेंस रिया, MENS, मेंस REA, मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब है गिल्टी इंटेंशन, यानी आपका आबाई घर जो है वो गांव में है, आप शहर में है, और आबाई घर में जो है वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी की प्लानिंग कर रहे हैं। पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है, आपको भी अरेस्ट कर लेती है, आपकी कोई गिल्टी इंटेंशन है ही नहीं, आपकी कोई गिल्टी इंटेंशन है ही नहीं, तो इसलिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्रिमिनल लॉ में जो क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज होगी, जो पनिशमेंट मिलेगी, वो उस वक्त मिलेगी जब मेंसरिया गिल्टी इंटेंशन एस्टैब्लिश होगी। अगले डिफरेंस पे आते हैं। तो हमने क्या बात की, हमने बात की कि सिविल लॉ में मोटिव और इंटेंशन नहीं देखा जाता। आपने एक एक्ट किया है, आपके एक्ट की वजह से अगले बंदे के राइट्स की इंफ्रिंजमेंट हुई है, आप बाउंड है उसको कंपनसेट करने के लिए, लेकिन क्रिमिनल लॉ में डूअर ऑफ एक्ट का मोटिव और इंटेंशन देखा जाएगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब है सालिसी। आर्बिट्रेशन, सालिसी सिविल लॉ सिविल केसेस में अलाउड है, क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल केसेस में अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके अब्बा जी ठेकेदार से घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आपके अब्बा जी और ठेकेदार के दरमियान डिस्प्यूट हो गया। आपके अब्बा जी जो है वो भी हाईली क्वालिफाइड है और ठेकेदार भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा है,
तो दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से बामी इत्तेफाक राय से एक थर्ड पर्सन को नॉमिनेट करते हैं अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन, द सेटलमेंट ऑफ सिविल डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आर्बिट्रेशन सिविल लॉ सिविल केसेस में अलाउड है, क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल केसेस में अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल केसेस में अलाउड होती तो जो डोमिनेटिंग पर्सन है, सरदार, वडेरा, चौधरी, खान, वो अपने फेवर में जजमेंट ले लेता। तो लॉ इस बात को इंकरेज करता है कि लोग अपने सिविल डिस्प्यूट कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए रिजॉल्व करवाएं। तो अब सवाल ये करेंगे कि जो आर्बिट्रेटर है सालिस, उसको दोनों पार्टीज किस तरह अपॉइंट करेंगी? उनके दरमियान तो पहले से कॉन्फ्लिक्टेड डिस्प्यूट है। तो पहला जवाब तो हो गया, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट बामी इत्तेफाक राय से आर्बिट्रेटर सालिस को अपॉइंट कर सकती हैं। दूसरा जवाब यह है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है कि योर ऑनर हमारे लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया जाए। आप कहेंगे एक सिविल केस कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है और एक सिविल केस जो है वो आर्बिट्रेटर के पास चल रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? या सादा लफ्जों में हम ये बोलेंगे कि आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस क्या है। देखिए, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो स्पीडी होती हैं। वो आपने मशहूर जमाना डायलॉग तो सुना है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आर्बिट्रेशन में हियरिंग्स एडजर्न नहीं होती, प्रोसीडिंग्स स्पीडी होती हैं। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स इकोनॉमिकल होती हैं। ए और बी दोनों अपने पॉकेट से कुछ रकम निकालेंगे और वो एक हैंडसम अमाउंट आर्बिट्रेटर को दे देंगे। जबकि सिविल केस जो चल रहा है उसमें एक पार्टी अपने लॉयर को देगी, दूसरी पार्टी अपने लॉयर को फी पे करेगी, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी की फीस, ऊबर बुक करवा के आप कोर्ट ऑफ लॉ आ रहे हैं जा रहे हैं, केस साल, 1.5 साल, 2 साल तक चल रहा है। तो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स दे आर मोर इकोनॉमिकल देन सिविल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल। कोर्ट ऑफ लॉ में मीडिया वाले आ सकते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, उसमें मीडिया वाले नहीं आ सकते। आगे आते हैं, अगला डिफरेंस है लिमिटेशन एक्ट। एक्ट ए कैपिटल है। एक्ट का मतलब वो लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है, वो लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है। लिमिटेशन एक्ट ये एक लॉ है जो पार्लियामेंट ने पास किया है। ये सिविल लॉ सिविल केसेस के ऊपर अप्लाई होता है, ये क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल केसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसको उर्दू में बोलते हैं कानून मयाद समात। मयाद मुद्दत की जमा है, समात का मतलब सुनना, सुनने की मुद्दत का कानून। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम गोइंग टू टेक सम स्टूपिड एग्जाम्पल। बी ने ए के घर में ट्रेस पासिंग की है, तो ए ने कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर दिया, योर ऑनर इसने मेरे घर में ट्रेस पासिंग की है, मेरी लैंड प्रेमिसेस में बगैर परमिशन के एंटर हुआ है। तो जज साहब ने पूछा इसने ट्रेस पासिंग कब की है? ए ने कहा योर ऑनर 10 साल पहले की थी। तो जज साहब ने कहा 10 साल से तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? कोई दोस्ताना है, कोई याराना है? सेकंड स्टूपिड एग्जांपल, ए और बी एडजेसेंट नेबर है, दोनों के घर की एक दीवार कॉमन है। ए ने बी के खिलाफ केस फाइल कर दिया, योर ऑनर इसने अपने घर की दीवार ऊंची कर ली है, मेरे घर में सूरज की रोशनी, धूप, हवा कम हो गई है, बंद हो गई है, मेरा घर कब्र बन गया है। जज साहब ने पूछा इसने घर की दीवार ऊंची कब की थी? ए ने कहा योर ऑनर इसने घर की दीवार ऊंची की थी आज से 75 साल पहले। जज साहब ने कहा तू वैसे ही कब्र में जाने वाला है, अब हमारे पास क्यों आ गया? तो हमें बात यह समझ में आई कि सिविल लॉ में एक टाइम पीरियड होना चाहिए, एक लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए। उस लिमिटेशन पीरियड में आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर वो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया तो फिर आप केस फाइल नहीं कर सकते। तो वो लिमिटेशन पीरियड कौन डिसाइड करेगा? जाहिर है वही डिसाइड करेंगे जो लॉ मेकिंग करते हैं। लॉ मेकिंग कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट ने इस कानून के जरिए, इस कानून का नाम है लिमिटेशन एक्ट, दुनिया में जितनी भी मुमकिन सिविल इनजस्टिस की सिचुएशन हो सकती है उसका एक लिमिटेशन पीरियड बना दिया है। किसी में 6 महीने, किसी में साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, 5 साल, 7 साल, मैक्सिमम 12 साल। मसलन एक सादा सी एग्जांपल लेते हैं, लिमिटेशन एक्ट गोरों ने पास किया। हमारे क्रिश्चियन भाइयों में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स। तो लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अगर मियां साहब ने अपनी बेगम साहबा को 1, 2, 3 कर दिया, तलाक 1 जनवरी को,
तो बेगम साहबा के पास फ्रॉम द डेट ऑफ डिवोर्स 1 ईयर का लिमिटेशन पीरियड है अपने एक्स हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल करने के लिए, मेंटेनेंस और नान नफका के लिए। अगर 1 ईयर का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया और उसके बाद बेगम साहबा केस फाइल करती हैं तो वो केस फर्स्ट हियरिंग में डिसमिस हो जाएगा। तो सिविल लॉ में केस फाइल करने का एक लिमिटेशन पीरियड है, उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर केस फाइल करना होगा। वो लिमिटेशन पीरियड कितना है वो लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है। तो ये लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल लॉ में अप्लाई नहीं होता। जस्ट इमेजिन अगर ये क्रिमिनल लॉ में अप्लाई हो रहा होता तो क्या होता। एक शख्स ने क्राइम कमिट किया, उसका लिमिटेशन पीरियड लेटेस्ट से 6 महीने था, वो 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गया। 6 महीने बाद उसकी फाइल बंद हुई, फिर वो रीसरफेस हुआ, फिर उसने कोई क्राइम कमिट किया, इसका लिमिटेशन पीरियड था 10 महीने। 10 महीने के लिए फिर वो अंडरग्राउंड हुआ, 10 मंथ्स का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हुआ, उसके क्राइम की फाइल बंद हुई, फिर वो रीसरफेस हुआ, फिर क्राइम कमिट किया, फिर अंडरग्राउंड हो गया। ये छुपा लुकी का खेल 2 प्रेमियों में तो चल सकता है, स्टेट और क्रिमिनल्स में नहीं चल सकता। तो लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल केसेस में अप्लाई नहीं होता। आगे आते हैं, अगला डिफरेंस है बर्डन ऑफ प्रूफ। इसको ओनर्स ऑफ प्रूफ भी कहते हैं। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट है, बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बी के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ए को लॉस हुआ है। ए ने कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर दिया, तो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ये कहानी कौन लेकर आया, ए लेकर आया। ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है। तो हम ए को कहेंगे भैया तू कोर्ट ऑफ लॉ में कहानी लेकर आया है, तो अब इस कहानी को प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे जिम्मे है। यानी ए को क्या क्या प्रूव करना होगा। नंबर 1, योर ऑनर मेरे और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था। नंबर 2, बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। नंबर 3, बी के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लॉस हुआ है। नंबर 4, जो लॉस हुआ उसकी मॉनेटरी कंपनसेशन का इतना अमाउंट बनता है। तो ये सब कुछ प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए के शोल्डर्स पर होगी। इसको लॉ में कहते हैं द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ, द ओनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ, द ओनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन द क्लेमेंट। देखें, बी को चाहिए, डिफेंडेंट को चाहिए अपना मुंह बंद रखे। जब तक मुंह बंद रहेगा उसकी इज्जत रहेगी, जैसे ही मुंह खुलेगा औकात खुल जाएगी। तो बी ने मुंह खोल दिया। बी ने कहा योर ऑनर ये बकवास कर रहा है, मैं और मेरे आदमी गुड्स की डिलीवरी लेकर गए थे, लेकिन इनके गोडाउन पे ना बंदा था ना बंदे के साथ। ये कहानी अब कौन सुना रहा है, बी सुना रहा है। तो बी जब ये कहानी सुना रहा है तो इस कहानी को प्रूव करने की जिम्मेदारी बी के शोल्डर पर होगी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ बी पर आ गया। इसका मतलब सिविल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। अब हम आते हैं क्रिमिनल केस पर। क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो बेसिक एक्विजिशन है, जो बुनियादी इल्जाम है कि योर ऑनर इस शख्स ने मर्डर किया है, ये बेसिक एक्विजिशन बुनियादी इल्जाम के हवाले से बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर रहेगा, सरकारी वकील पर रहेगा। ये कभी भी शिफ्ट होकर एक्यूज पे नहीं जाएगा। तो जो बेसिक एक्विजिशन है, बुनियादी इल्जाम है, उसके हवाले से बर्डन ऑफ प्रूफ सरकारी वकील पर रहेगा, प्रोसिक्यूशन पर रहेगा। उसी ने साबित करना होगा कि योर ऑनर इसने मर्डर किया है, इसने रॉबरी की है, इसने डकैती की है। तो ये सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ के डिफरेंसेस थे। एग्जाम में क्या आ सकता है, एग्जाम में क्या आ सकता है मैं आपको बताता हूं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा डिफाइन सिविल लॉ। एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ सिविल लॉ। तो आप बोल देंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप, कंपनी लॉ, शिपिंग लॉस, लॉ ऑफ इंश्योरेंस। ये सब सिविल लॉ की एग्जांपल है। तो इतने बड़े डिफरेंसेस में से वो कुछ भी कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। इतना बड़ा टॉपिक छपाई के लिए नहीं आएगा। हास्ता लाविस्ता।